राजधानी में आज एक सामाजिक न्याय आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड देहरादून के विद्वान मुख्य सचिव के पद पर रह चुके कामतीलाल साहब और पूर्व रिटायर्ड जज साहब, तमाम उर्मिला ठाकुर, महिला उत्तराखंड के प्रदेश कोऑर्डिनेटर एवं अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर प्रभारी के रूप में तमाम यहाँ विद्वान लोग उपस्थित हैं। एक सवाल के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। अम्बेडकर बात भर से जननायक कर्पूरी ठाकुर बात जननायक कर्पूरी ठाकुर बात। आखिर ये खाई कहाँ से उत्पन्न हुई, क्यों हुई, इसी कड़ी में इसी सब्जेक्ट पर हम अपने लोगों से सवाल करने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर बाबा साहब ने 22 सब्जेक्ट में, जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट सब्जेक्ट में एक महान पुरुष ने सब कुछ प्राप्त किया, संविधान पिरोने का काम किए। उस संविधान में समता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आखिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ छूट गया वो कड़ी जो 45% के मुंह से ये आवाज निकल रही है, अम्बेडकरवाद बनाम जननायक कर्पूरीवाद। क्यों ऐसा बोलने के लिए लोग मजबूर हो गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवियों के बीच ये सवाल करने के लिए आए हैं। ये बड़ी खाई कौन महानायक होंगे, कौन योद्धा होंगे, कौन विद्वान होंगे कि इसको समानता रूपी अम्बेडकरवाद का जो सामाजिक न्याय आधारित जो संविधान है वो किस तरह से एक साथ समानता रूपी हम लोग इकट्ठा होकर चले और शासन प्रशासन ने इनकी समानता कैसे मिले। बाबा साहब ने तो जो संविधान में पिरो दिया, उन्होंने उनकी जन्मदिन 1800 लगभग 90 के दशक था ना, 1900 के पहले ही बाबा साहब का जन्म हुआ। हमारे बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में हुआ। हमारे एम करुणानिधि का जन्म 1924 में ही, वो मई जून में थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जनवरी में था और महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का 1890 के 1900 के ही लगभग का था। तो वो थोड़ा सा 10-15-20 साल के अंतराल में ये पिरोने का काम किया। बल्कि वो दुख तकलीफ से, संघर्ष से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को, जबकि ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में, भारत में आया था, उन्होंने कहता था कि डिप्रेस क्लास को व्यवस्थित करना है। यही लैंग्वेज, यही भाषा ब्रिटिश हुकूमत के था। वो मुहिम चला 1917 में, वो मुहिम चला 1919 में, वो मुहिम चला 1927 और 28 में। 28 में ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था, एक स्टार्टअप की कमीशन आई थी, उन्होंने कहा कि डिप्रेस क्लास को व्यवस्थित करने के लिए इनकी जनगणना बहुत जरूरी है, जाति आधारित। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर 1930 और 31 में भारत में जनगणना शुरू हुआ। 1930 में ही बाबा साहब को एक पत्र मिला था कि आप अपनी समाज की समस्या ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से लंदन में रखने के लिए आप आए। और 1930 से 1931 और 32 में 3 बार वो कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने अपनी समस्या अनटचेबल के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखे और ब्रिटिश हुकूमत ने एक्सेप्ट किया और 1935 में एक कानून में विरोध दिया गया। उस पीरियड में नाम आ गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 1935 में जब ये कानून बन गया
तब 47 से 50 के बीच में संविधान का निर्माण अहम रोल रहा। उन्होंने अपने कलम से, अपने बुद्धि विवेक से संविधान को निर्माण को किए और संविधान उसमें हमारे लिए बैकवर्ड क्लास के, जो डिप्रेस क्लास के रूप में हमको ब्रिटिश हुकूमत जानता था, वो शब्द वहीं रुक गया और बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 340 संविधान में पिरोने का काम किए। उस संविधान में चुनाव 1952 में प्रथम बार होने जा रहा था। लोगों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने कहा कि मेरे लिए कहीं कुछ जगह नहीं है, तो आर्टिकल 340 आपने जो दिया है उसका परिभाषा शॉर्ट में मैं बता दूं। उसमें यही था कि हमारे लोग एक प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। महामहिम के माध्यम से कमीशन गठित होगा, रिपोर्ट आएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर आप लोगों के लिए रिजर्वेशन या पॉलिसी बनेगी और आपको लाभ मिलेगा। 1952 के चुनाव में मशक्कत करना पड़ा, फिर भी लोगों ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद कमीशन बैठेगी। चुनाव हुआ 52 में प्रथम बार और 21 मार्च 1953 में एक कमेटी गठित हुई। वो कमेटी का नाम था डॉक्टर काका कालेलकर कमीशन। उसमें 11 सदस्य थे। उन्होंने 21 मार्च 1953 से लेकर 23 मार्च 1955 तक उन्होंने भारत में घूम घूम करके सर्वे करने का काम किए। उसमें जाति की लिस्ट बनी थी 2667। 2667 जातियां बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट बनी और उसमें कुछ सदस्य ने कहा कि ब्रॉड लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, इसको वर्गीकरण करके लागू करना चाहिए, तभी जाकर ये बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट मिल पाएगा। जब तक बड़ी मछली छोटी मछली का निवारण होता है, वो उनकी हकमारी करेंगे। उस पीरियड में उसमें चुनाव आयोग भी मेंबर था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जाति आधारित जनगणना 137 के एवरेज मेरे लिस्ट है, इसको इंक्लूड करके ही वर्गीकरण करना चाहिए। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया। फिर भी 1955 में ये रिपोर्ट आई। बाबा साहब दुनिया से 56 में गुजर गए और मेरा कारवा वहीं रुक गया, क्योंकि निर्माण तो किया तो वही। उन्होंने 340 आर्टिकल को ऐड किए थे और उनके नहीं रहने के बाद पूरे भारत में हमारे जो SC/ST के जो लोग हैं वो सांसद 131 तक, आज 1952 से लेकर 2021 तक ये डाटा मैंने दिया हूँ। भारत में 15% जो भारत की आंकड़ा है परसेंटेज के हिसाब से, आज तो ये 31 के आधार पर माना गया 15% और 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 15% शेड्यूल कास्ट, यानी SC/ST दोनों मिलकर 22.5% के लिए 545 लोकसभा में क्षेत्र है, जिसमें 131 नुमाइंदे पार्लियामेंट में जा रहे हैं और 4139 विधानसभा पूरे भारत में है, जिसमें 1178 नुमाइंदे SC/ST के जा रहे हैं। बल्कि वो महान नायक, वो सांसद, वो माननीय विधायक विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, बैकवर्ड के बारे में कभी कोई सवाल आज तक नहीं उठा रहे। वो निगाह देखते हैं कि हमारे आला कमान का निर्देश होगा, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के रहनुमा का डायरेक्शन होगा, तब मैं बोलूंगा, नहीं तो मुझे निकाल दे। ये सवाल उनके साथ उठता रहा। जब वो केंद्र में जब ये कमीशन बनी थी, तब लोगों में घबराहट पैदा हुआ भारत में कि आज न कल ये लोग जगेंगे और ये अपनी हक की लड़ाई लेंगे और तब इनकी हक को बनता है और इनको देना पड़ेगा। 14 अगस्त 1961 को
एक केंद्र सरकार ने लेटर निकाला और 15 प्रोविंस था, वो 15 प्रोविंसों के बीच वो लेटर जारी किया कि ये केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा, आप स्वतंत्र है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, प्रोविंस के सरकारें, आप अपने यहाँ उस लेटर के हवाले पर आप अपने यहाँ कमीशन गठित करें, सर्वे कराएं और सर्वे के बाद रिपोर्ट आएगा तो विकास की काम आप करेंगे। उसमें 2 महानायक हमारे पूरे भारत में आए, जो आज उनका ही देन है कि आज हम ईबीसी और एमबीसी की सवाल उठा रहे हैं। जैसे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर एक दलित परिवार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने के नाम पर आप कहानी सुनते होइएगा। उनका एक्चुअल में वो दलित परिवार से थे। मुंगेरी लाल कमीशन के नाम पर कर्पूरी ठाकुर साहब ने गठित किए थे और उन्होंने सर्वे करके रिपोर्ट लाया। और उत्तर प्रदेश में 1975 में हेमवती नंदन बहुगुणा जी ब्राह्मण होते हुए भी उत्तर प्रदेश के दलित परिवार में जन्मे छेदीलाल साथी को उन्होंने कमीशन का चेयरमैन बनाया, क्योंकि छेदीलाल साथी बचपन से पहले से ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के शागिर्द रहे, उनकी संगठन में वो काम करते रहे। तो बहुगुणा जी ने उनको उत्तर प्रदेश में कमीशन के चेयरमैन बनाने का काम किए। उन्होंने दलित होते हुए भी इतनी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में सर्वे करके डेवलप ओबीसी के लिए 10% और डाउन ओबीसी के लिए 17%, 2.5% मुस्लिम तबके के जो लोग कन्वर्टेड है उनके लिए 27.5% रिपोर्ट 1977 तक वो जमा कर दिए। जब 77 की जनता पार्टी की सरकार आई तो राम नरेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटाया कि उसको वर्गीकरण करके छेदीलाल साथी का रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में लागू करें। वही मामला हमारा रुका और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के जब 77 की सरकार आई तो सारे लोगों ने कहा कि यही मौका है, आप इस कमीशन के रिपोर्ट को लागू करें। तब तक केंद्र में मुरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने हवा बनाया 21 मार्च ओपन मीटिंग में कि ये फॉर्मूला तो काका कालेकर बहुत पुराना हो गया है, मैं नया बीपी मंडल के नाम से अध्यक्ष का घोषणा करके मैं कमीशन बनाऊंगा, सर्वे होगा तो ओबीसी को लाभ मिलेगा। उन्होंने सिर्फ पैंतराबाजी किया, हवाबाजी किया ओपन मीटिंग में। कर्पूरी ठाकुर सतर्क हो गए और अपने जुगाड़ में लग गए। उत्तर प्रदेश बिहार में विधानसभा में वो सीएम के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर थे। उन्होंने अपनी जुगाड़ से, अपने एक्टिविटी से उन्होंने पिछड़े वर्ग को डेवलप ओबीसी के लिए बैकवर्ड क्लासेस को अलग रिजर्वेशन दिए, एक्सट्रीमली मोस्ट बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए अत्यंत पिछड़ा नेचर 1 के रूप में, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए उन्होंने अलग वर्गीकरण किया। उनको गालियां सुननी पड़ी, सरकार गंवानी पड़ी। और वही चीज तमिलनाडु में CN अन्नादुरै साहब का फोटो आप देखे होंगे, ये है। और CN अन्नादुरै साहब ने लिबरल पेरियार रामास्वामी के साथ सामाजिक न्याय की बात करते तो थे, बल्कि उनसे लिबरल हटकर उन्होंने CN अन्नादुरै साहब ने ये पिछड़ों के लिए वहाँ ये सोच बनाए। फिर भी 67 में उनकी देहांत होने के बाद उनके शिष्य M करुणानिधि साहब ने सत्ता को काबिज हुआ और उन्होंने उसी लेटर के आधार पर वहाँ तमिलनाडु में एक कमीशन गठित किए। रिपोर्ट आया तो मोस्ट बैकवर्ड के नाम पर अलग वर्गीकरण किए और उस पीरियड में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की परसेंटेज के हिसाब से 8% रिजर्वेशन था, उनको 12% ले गए। शेड्यूल ट्राइब को 5% था, 7.5% कर ले गए और लास्ट में फिर 15 तक उन्होंने
दिया और 7.5 दिया। तो करुणानिधि साहब के ही रिजर्व में 70-71 तक उन्होंने ऐसा काम किए और दोनों तीनों मिल करके 69% वो प्रोविंस में आर्टिकल 9 में डाल दिए कि कोई माइका लाल उस चीज को, उस एक्ट को तोड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए आज हमको जरूरत पड़ी वो मिशन कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला, मिशन एक करुणानिधि फार्मूला और DS4 उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में मानवर काशीराम साहब ने 1978 में ये DS4 का संगठन को निर्माण किए, बाम सरकार संगठन को निर्माण किए थे और 80 के दशक में हरियाणा में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी विद्वान, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे लोग इकट्ठा हुए। कर्पूरी ठाकुर उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा मानवर काशीराम साहब को कि अगर शोषित दलित दोनों को जोड़कर आप चलेंगे वो दिन दूर नहीं होगा कि सत्ता आपको सलाम करेगी, सत्ता तक आप इन लोगों को ले जाने में आप कामयाब होंगे। उस पीरियड में मानवर काशीराम साहब ने अपनी बुद्धि विवेक से DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश के चप्पा चप्पा में साइकिल के माध्यम से वो छोटी छोटी साधन से उन्होंने जन जागरण करके जगाने का काम किए। आज वो भी शिथिल पड़ गया। वो काका कालेलकर का रिपोर्ट बहन कुमारी मायावती जी के 2007 से 2012 तक आई, उसमें भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो छेदीलाल साथी की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में लागू करा पाए। तो ये सब दुख की बात है। इसीलिए आज पूरे भारत में हर राज्यों में बुद्धिजीवी को इकट्ठा करके ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये कौन महानायक होंगे इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड को बंटवारा हो चुका, यहाँ 70 विधानसभा जिसमें SC/ST 22.5% के लिए 15 सीटें हैं, EBC 45% के लोगों के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। किस रूप में हम यहाँ गोलबंद हो, किस रूप में आपसे विचार बने ताकि हम ट्रांसफर आपको 100 में 100% रिजर्वेशन पर करके भेज रहे हैं, तो आप भी मुझे 22.5% का वोट ट्रांसफर आप समान सीट पर करने में आप अपने मुखार बिंदु से सोशल मीडिया के माध्यम से बुद्धिजीवी के विचार गोष्ठी करके ये आह्वान किया जाए ताकि हमारा बगल में एक समान सीट, 2 समान सीट पर हमारे लोग उतरे, संघर्ष करें। जैसा रिजल्ट होगा फिर अगला कड़ी बन सकता है। और हम लोग पुराने दादा वाले जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेशन के लोग जीते हुए हैं, मैं उनकी कोई शिकायत नहीं करूँगा, न किसी ब्रह्मवाद या दुनियावाद। हमको कहीं किसी को कोई नाम नहीं लेना है, कोई पार्टी की नाम नहीं लेना है। हम बुद्धिजीवी SC/ST के लोग 45% EBC MBC के लोग आपस में भाईचारा बनाकर एक मुहिम के तहत 22 के चुनाव में हम लोग किस रूप में कैसे अपने नुमाइंदे को उत्तराखंड के देहरादून विधानसभा में भेजे ताकि विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमारे नौजवान साथी बोल पाए। इसी उद्देश्य से आप लोगों के बीच ये कार्यक्रम रखे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, वहाँ 403 में SC/ST 22% का जनसंख्या 84, 2 ट्राइबल ST यानी 86 है। तो हमारा वहाँ भी मुहिम यही है कि 86 आप ठीक हो जाए और 45% के लिए हम लोग समान सीटों पर स्ट्रगल करेंगे। आप हमको ट्रांसफर करें, हम आपको ट्रांसफर करें, बड़े पार्टी के पीछे हम लोग नहीं लगे। यही मुहिम करके हम पूरे भारत में अपने लोगों के बीच विचार विमर्श के लिए सवाल कर रहे हैं।